नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग भारतीय संविधान की उद्देशिका विषय पर बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न इस प्रस्तावना से आ सकते हैं तथा विगत परीक्षाओं में क्या बिंदु पूछे गए हैं और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है हमारी परीक्षा को लेकर के। संविधान की उद्देशिका को जैसा कि मैंने बोर्ड पर इसे लिख दिया है, आप इसे पढ़ पा रहे होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर दिए गए शब्द कौन कौन से हैं और उनके क्या मायने हैं तथा उनसे जुड़े हुए क्या सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इसकी पहली लाइन से। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग। अब इससे जुड़े हुए भी सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। हम भारत के लोग, इन शब्दों का क्या मतलब होता है? इन शब्दों का मतलब ये है कि भारतीय जो संविधान है, भारत जो देश है, उसकी जो संपूर्ण शक्ति है वह निश्चित रूप से जनता में ही निहित है और भारत की जो संप्रभुता है, उसकी जो सॉवरेनिटी है, वह भी जनता में ही निहित है और भारत में समस्त जो शक्ति है, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसका जो सेंटर फोर्स है, वह निश्चित रूप से जनता ही है। भारत की जनता ने ही भारत के संविधान को निर्मित किया है तथा भारत की जनता ही भारत के संविधान का सोर्स है तथा भारत की जनता ने ही भारत के संविधान को अपनाया है। निश्चित रूप से हमारे संविधान को बनाने वाले भारतीय संविधान सभा के लोग थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी, उसके जितने भी सदस्य थे, उन्होंने निश्चित रूप से इसमें महती भूमिका निभाई, लेकिन वे सभी सदस्य भारतीय जनता को ही प्रतिनिधित्व दे रहे थे, भारतीय जनता का ही प्रतिनिधित्व उस सदन में कर रहे थे। तो इस रूप में यह शब्द इसकी व्याख्या करता है कि भारत में समस्त शक्ति का केंद्र बिंदु जनता है, भारत की संप्रभुता, भारत की प्रभुत्व संपन्नता भी जनता में ही निहित है और भारत ही समस्त शक्तियों का भारत की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु जनता ही है। आगे बढ़ते हैं। आगे की लाइनों में भारत का स्ट्रक्चर क्या है, भारत का स्वरूप क्या है, इसको भी व्यक्त करने का, उसको एक दर्शन देने का कार्य किया गया है। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर शब्दावली हमें मिलती है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। यानी भारत का स्वरूप कैसा होगा, इसके लिए यहाँ पर 5 शब्दों का उल्लेख है। कुल कितने शब्दों का उल्लेख हमें दिख रहा है? 5 शब्दों का। पहला शब्द हमें दिख रहा है प्रभुत्व संपन्न, दूसरा शब्द दिख रहा है समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और 5वां गणराज्य। अब इन 5 शब्दों में जो 3 शब्द हैं, नंबर 1 प्रभुत्व संपन्न, नंबर 2 लोकतंत्रात्मक और तीसरा गणराज्य, ये 3 शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में निहित है और बाकी जो 2 शब्द दिख रहे हैं, एक समाजवादी और यह पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जो है भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इस प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा और अखंडता। फिलहाल इसकी चर्चा आगे अभी करेंगे। तो यहां पर हम देखें तो भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इन 5 शब्दों का उल्लेख किया गया, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। आइए देखते हैं इन शब्दों का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है। प्रभुत्व संपन्न की बात करें यानी कि संप्रभुता की बात करें, अर्थात सॉवरेनिटी की बात करें, तो इसमें यह उल्लेखित किया गया है कि भारत जो है वो आंतरिक रूप से अथवा बाह्य रूप से पूर्णतः एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा।
समाजवादी का तात्पर्य इस विषय से है कि भारत में विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न रंग रूप, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोग रहते हैं, तो सभी एक बराबर हैं, सभी एक समान है। चाहे राजा का लड़का हो, चाहे रंक का लड़का हो, चाहे चपरासी का लड़का हो, चाहे बाबू का लड़का हो, चाहे किसी अधिकारी का लड़का हो, चाहे किसी बाबू का लड़का हो, सभी एक बराबर हैं, सभी को समान अधिकार मिलेंगे, सभी को समान रूप से इस देश में सारे कार्य उनके लिए संचालित किए जाएंगे। तो समाजवादी का तात्पर्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के निषेध से है, किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव, किसी भी प्रकार का भाषाई भेदभाव, किसी भी प्रकार का शारीरिक भेदभाव, किसी भी प्रकार का मानसिक भेदभाव, किसी भी प्रकार का यानी किसी भी रूप में भारत में किसी भी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब पंथ निरपेक्ष को देखा जाए तो यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है। पंथ निरपेक्ष शब्द को अंग्रेजी भाषा में यदि हम देखें तो इसके लिए सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सेकुलर शब्द को यदि हम सामान्यतः जब हम अनुवादित करते हैं तो सेकुलर का शाब्दिक अर्थ हमें धर्मनिरपेक्ष ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन यह स्पष्ट हम ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी में जो शब्द है वह सेकुलर शब्द है इसके लिए, लेकिन हिंदी में जो शब्द है वो यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया। अब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों के बीच में क्या अंतर है, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। लोकतंत्र का तात्पर्य इस विषय से है कि यहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही समस्त शक्तियों को संचालित करेगी, भारत को संपूर्ण रूप में व्यवस्थित करेगी। तो लोकतंत्र का तात्पर्य, प्रजातंत्र का तात्पर्य जनता के द्वारा चुनी गई सरकार से है। और गणराज्य का क्या मायने है? गणराज्य के दो मायने हैं। पहला तथ्य तो यह है कि गणराज्य शब्द यह परिभाषित करता है कि किसी भी प्रकार से इस देश में किसी भी प्रकार की कोई वंशानुगत प्रणाली नहीं होगी, किसी राजा का लड़का राजा नहीं होगा, यह तथ्य यहां व्यवस्थापित करता है। और साथ ही यह भी गणराज्य शब्द बताता है कि शासन जो है वह किसी एक के पास केंद्रित नहीं होगा, बल्कि वह एक समूह के अंदर विभाजित होगा। तो इस क्रम में गणराज्य शब्द की व्याख्या होती है। कोई जरूरी नहीं होता है कि कोई देश लोकतंत्रात्मक हो तो वह गणराज्य भी हो। जैसे ब्रिटेन को यदि हम देखें तो ब्रिटेन एक प्रजातंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक देश है, लेकिन वह गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहां निश्चित रूप से जो सर्वोच्च पद है राजा का वह वंशानुगत है, राजा का पुत्र या उनका ही वंशज वहां राजा बनता है। लेकिन हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद, उसे आप देखें तो वह निर्वाचित होता है। और भारत के हर उस नागरिक को जो भारत के राष्ट्रपति को बनने की जो योग्यता हमारे संविधान ने निर्धारित की है, उसके अनुरूप हर व्यक्ति उस पद पर जाने की योग्यता रखता हो तो वहां वह जा सकता है। इस क्रम में गणराज्य यह व्यवस्थित या गणराज्य शब्द यह बताता है कि भारत में किसी भी प्रकार का कोई भी पद वंशानुगत नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है हम यहां देखें तो जो हमारा यहां तीसरा पैरा है वो क्या व्याख्यायित करता है? तीसरा पैरा न्याय की बात करता है और यहां 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। देखिए, परीक्षा में स्पष्टतः पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय और नंबर 3 राजनैतिक न्याय। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, तो क्रम देखें भाई, क्रम याद रहना चाहिए। पहले सामाजिक है, फिर आर्थिक है और फिर राजनैतिक है। आगे के पैरे में बढ़े तो यहां पर देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। इस प्रकार हम देखें तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता और चौथा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। साथ ही आगे बढ़े तो यहां समता शब्द का उल्लेख अगले पैरे में किया गया है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। समता मतलब समानता अर्थात इक्वालिटी, और 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख है, एक प्रतिष्ठा की समता और दूसरी अवसर की समता। तो फिलहाल आप देखें तो भारतीय संविधान के आगे के जो अनुच्छेद हैं वह भी इनकी व्याख्या करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इक्वालिटी की बात की गई है, उसके अनुच्छेद 19 और उसके आगे के अनुच्छेदों में देखेंगे तो वहाँ स्वतंत्रता की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को देखा जाए तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 39 और कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी वहाँ पर न्याय की बात की गई है। लेकिन आपसे सवाल परीक्षा में प्रस्तावना को जोड़ करके पूछा जा सकता है
मौलिक अधिकारों में तो स्वतंत्रता और समता की बात की ही गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में न्याय की भी बात की गई है, लेकिन आपसे यह कोड किया जा सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, तो 3 प्रकार के, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो 4 प्रकार की, और कितनी प्रकार की समानता का उल्लेख है, तो 2 प्रकार की। आगे बढ़ें तो बंधुता शब्द के लिए भी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की बंधुता की बात की गई है। तो सबसे पहली बात कि व्यक्ति की गरिमा, यानी उसकी जो गरिमा है, और दूसरी राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी बंधुता की जब बात पूछी जाएगी तो वहां 2 शब्दों का उत्तर होगा, एक तो व्यक्ति की गरिमा का और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता का। फिलहाल आगे बढ़ें तो आगे की लाइन यह व्याख्या करती है कि हमने संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। यानी आपसे यदि पूछा जाता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुसार भारत के संविधान को कब स्वीकार किया गया, उसको कब अंगीकृत किया, यानी हमने कब उसको पूरी तरह अपनाया, अधिनियमित अर्थात हमने उसको कब बनाया, और आत्मार्पित मतलब हमने अपने अंतःकरण से कब उसे स्वीकार किया, तो हमारा डेट होगा 26 नवंबर 1949। हमने पिछले वीडियो में अनुच्छेद 394 की हमने बात की थी, जहां 2 तथ्यों को बताया गया था। पहला तथ्य तो यह कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वह आंशिक रूप से लागू हुआ, और दूसरा 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वह पूर्णतः लागू हुआ। लेकिन अनुच्छेद 394 की जो व्याख्या है वह तो है ही, लेकिन जब हम प्रस्तावना की बात करते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हो रहा है, हमने उसको कब बनाया है, हमने उसको कब स्वीकार किया है, या भारत की जनता ने उसे कब स्वीकार किया है, तो 26 नवंबर 1949 हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों इन बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे, इनको हम ध्यान में रखेंगे कि इस प्रस्तावना से जुड़ी हुई जो शब्दावलियां हैं उनसे आने वाले सवाल हमसे न छूटने पाए परीक्षा में, और हम उनका उत्तर जवाब दे पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में कुछ अन्य बातें भी देखते हैं जो इससे जुड़े हुए सवाल परीक्षा में बार बार आते हैं। तो कुछ मुकदमे हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बार बार बातचीत करते हैं। अब इस क्रम में हम पहला मुकदमा देखें तो जो पहला मुकदमा है वह वेरुवारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता रहा है। कुल मिलाकर के हम लोग 4 मुकदमों की बात करेंगे। तो पहला वाद है वेरुवारी का, जो 1960 में जिसकी व्याख्या आई। दूसरा जो वाद है हमारा वह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का वाद है, जो 1967 में जिसकी व्याख्या आई। और तीसरा जो हिंदुस्तान में आज तक का सबसे महत्वपूर्ण वाद कहा जा सकता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद, जो 1973 में जिस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। और चौथा वाद हम बात करेंगे एसआर बम्बई वाद, जो कर्नाटक के संदर्भ में रहा और जिसकी व्याख्या 1994 में आई। ये 4 जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं वह प्रस्तावना के संदर्भ में अत्यधिक ही महत्वपूर्ण हैं, जिन पर बार बार सवाल परीक्षाओं में आते रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेरुवारी वाद क्या है। वेरुवारी का जो वाद है यह बेसिकली ज़मीन का मामला है, और वेरुवारी जो है वह पश्चिम बंगाल में एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसे भारत सरकार ने पाकिस्तान को देने का पूरी तरह से मन बना लिया था, और उसने पाकिस्तान को इसको देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और इस तरह से वेरुवारी पूर्वी बंगाल में जाने वाला था। फिलहाल भारत की जनता और भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना ही यह कह रही है कि भारत की जनता ही सब कुछ कर सकती है। अतः यदि वेरुवारी को देना है तो जनता से पूछना पड़ेगा, जनमत संग्रह कराया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 368 पर बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि यदि भारत सरकार चाहे तो भारत के किसी भी टुकड़े को भारत के संविधान में संशोधन करते हुए भारत से किसी की भी टुकड़े को भारत के बाहर किसी भी दूसरे देश को, किसी दूसरे यूनिटी को दे सकता है। और इस तरह से वेरुवारी का जो वाद था वह मामला सुलझ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इस तरह से वेरुवारी जो है वह पाकिस्तान को मिल गया और भारत सरकार इस वाद में उसकी विजय हुई। लेकिन इस वाद में प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं की गई। वेरुवारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्टतः कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान के विचारक हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, उनके जो विचार हैं उनकी कुंजी है। यानी आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि वेरुवारी वाद में प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तो आप बताएंगे कि प्रस्तावना के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। इस क्रम में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे को देखा जाए तो दरअसल ये गोलकनाथ साहब जो हैं यह पंजाब राज्य में एक जमींदार हैं जिनके पास लगभग 500 एकड़ की जमीन थी, और पंजाब राज्य ने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ये तय किया था कि किसी भी व्यक्ति के पास उस समय 30 एकड़ से अधिक की संपत्ति जमीन नहीं हो सकती है। गोलकनाथ जो है वह पहले हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों की बेंच ने इस पर फैसला दिया, और इस महत्वपूर्ण फैसले में प्रस्तावना के संदर्भ में यह कहा गया, जिसमें न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह साहब बैठे हुए थे, और उन्होंने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान की आत्मा है। अब बार बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हम यह बताएंगे कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। यहाँ एक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उन बैठकों में हमारे जो संविधान के जनक हैं यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब, उन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है वह संविधान का मूल आत्मा है। इस क्रम में बार बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे, तो आप ध्यान देंगे कि यदि आपसे पूछा जाता है सीधा सा सवाल कि प्रस्तावना को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। आपसे यह पूछा जाता है कि किस वाद में कहा गया है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मुकदमा था उस मुकदमे में कहा गया। आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए कि भारत के संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रस्तावना को, उद्देशिका को। लेकिन आपकी प्रश्न में यदि कहीं पर भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम उल्लेखित कर दिया जाएगा तो आप अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के विषय पर आप अपना उत्तर देंगे। यानी यदि आपसे पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की मूल आत्मा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों के, हमारे मौलिक अधिकार के विषय को कहते हैं, अनुच्छेद 32 को कहते हैं। तो इन दो बिंदुओं पर विशेष आप ध्यान रखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मुकदमा है यह भारतीय संविधान को सबसे अधिक व्याख्यायित करने वाला, या हम कहें कि उसको एक नई दिशा देने वाला मुकदमा रहा। केशवानंद भारती साहब जो हैं वह केरल में एक मठ के मठाधीश थे, और बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 साल पहले 2019 में इनकी मृत्यु हुई है और ये अभी तक जीवित थे। और केशवानंद भारती जो है, इनकी ज़मीनों यानी इनके जो मठ की ज़मीनें थी उसके संदर्भ में केरल राज्य जो है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो है वह ज़मीनों को सरकारी कोटे में रखना चाहता था और उनके पास कुछ ही ज़मीन छोड़ना चाहता था। जैसे गोलकनाथ के मामले में इनके पास 500 एकड़ ज़मीन थी और इनके लिए कानून बनाया गया 30 एकड़ का। तो उसी क्रम में केशवानंद भारती ने भी केरल राज्य के खिलाफ जो है वहाँ पहले जिले की कोर्ट में वो गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए। तो सुप्रीम कोर्ट में 1973 में 13 जजों की पीठ ने 7/6 के बहुमत से फैसला सुनाया। यानी 7 जजों ने केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला दिया और 6 जजों ने केरल राज्य के पक्ष में फैसला दिया। यह एक संविधान पीठ थी और 13 जजों की यह संविधान पीठ आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। इससे बड़ी पीठ आज तक संविधान को लेकर के आज तक नहीं बैठी हुई है।
और 7 जजों के बहुमत से केशवानंद भारती मुकदमा जीत गए और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट कर दी। दरअसल गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि मौलिक अधिकारों में भी भारत की सरकार संशोधन नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इन बिंदुओं को केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं पलट दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहां पर केशवानंद के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू किया, उसने अपने न्यायिक पुनराविलोकन के अधिकार का भी प्रयोग किया और उसने यह कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का संशोधन कहीं पर भी किया जा सकता है। यहां तक कि उसने स्वयं अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करने की बात कर दी कि यदि सरकार चाहती है तो संशोधन कर सकती है, जैसा कि संविधान में वर्णित है। लेकिन उसने कुछ सीमाएं भी रेखांकित कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उस ढांचे के विपरीत संविधान में संशोधन करने का कार्य हमारी सरकार, हमारी संसद नहीं कर सकती है। तो फिलहाल संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, यह एक विवादित विषय आज तक बना हुआ है, क्योंकि संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, उसकी सीमा, उसकी परिमाप क्या है, इसकी व्याख्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट से जब भी पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे आगे की परिस्थितियां होंगी हम आगे इसकी व्याख्या करते रहेंगे, लेकिन इसका किसी भी प्रकार का कोई होल डायमेंशन या एग्जैक्ट डायमेंशन उन्होंने नहीं निर्धारित किया है। और आपको पता होगा कि जब 99वां संविधान संशोधन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को, इसी भी तथ्य को निर्धारित करते हुए उसने 99वें संविधान संशोधन को पूर्णतः निरस्त कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाने का प्राविधान हमारी सरकार, हमारी संसद कर रही है, वह गैर कानूनी है और वह आधारभूत ढांचे के विपरीत है। तो 99वां संविधान संशोधन पहली बार भारत के इतिहास में हुआ कि किसी संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और वह अब लागू हमारे देश पर नहीं है। तो फिलहाल केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के विषय पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के विषय पर यह कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है और इसी क्रम में स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है और आगे चल करके जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके अंतर्गत अभी मैंने पीछे आपको बताया कि भारत के संविधान में 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष और तीसरा जोड़ा गया और अखंडता। अब यहां ध्यान रखेंगे ये तीनों शब्द बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्षता जो शब्द है यह प्रथम पैरे में, यानी पहला जो पैरा है वहां जोड़ा गया और अखंडता जो शब्द है यह 6वें पैरे में जोड़ा गया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 6ठे पैरे में कौन सा शब्द जोड़ा गया या और अखंडता शब्द किस पैरे में जोड़ा गया, तो आप बताएंगे 6वें पैरे में और बाकी जो प्रथम 2 शब्द हैं वह पहले पैरे में जोड़े गए। अब आइए हम बात करते हैं कि भारत के संविधान के विषय में एसआर बंबईवाद में क्या हुआ। एसआर बंबईवाद ये कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में एसआर बंबईवाद में वहां की जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका नाम था एसआर बंबई और वहां के राज्यपाल को से लेकर के इनको कुछ विवाद हुआ और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो व्याख्या की प्रस्तावना के संदर्भ में उसने ये कहा कि यह जो पंथ निरपेक्षता का जो शब्द है यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह तथ्य ध्यान रखेंगे कि एसआर बंबईवाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वह भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि यह शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा के लिए। फिलहाल आइए हम आगे के तथ्यों पर बातचीत करते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए अन्य पहलू क्या हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को देखा जाए तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का सोर्स क्या है, वह कहां से लिया गया है, इससे जुड़े भी सवाल परीक्षा में आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वह उसकी जो भाषा है, उसका जो लैंग्वेज है वो कहां से आई है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो वह ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा। और दूसरा जो तथ्य यह है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसके जो तथ्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वह हमारे संविधान सभा की जब बैठक चल रही थी और 13 दिसंबर 1946 को जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना के तथ्य लिए गए। अब एक और तथ्य है यह कि यदि आपसे कहीं यह सवाल भी पूछ दिया जाता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना होगी, यह विषय कहां से आयातित है। कहने का तात्पर्य है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना भी होगी, यह तथ्य कहां से आयातित है। तो दुनिया में हम देखें तो अमेरिका का जो संविधान है वहां पर भी प्रस्तावना है। तो इस क्रम में हमारा जवाब अमेरिका होता है। यदि हमसे यह पूछ दिया जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना होगी संविधान में, यह विचार कहां से का है, तो निश्चित रूप से अमेरिका का है। लेकिन आपसे यह पूछा गया कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, उसकी लैंग्वेज कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान, और साथ ही प्रस्तावना के तथ्य, उसके भाव, उसके तथ्य कहां से लिए गए, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था वहां से यह लिया गया। आइए देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कुछ विचारकों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो हमने एक विचारक का नाम तो बहुत पहले ही अभी वीडियो में बताया आपको। पहला जो व्यक्ति था वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में ही न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने यह कह दिया था कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वही संविधान की आत्मा है। तो आप इस तथ्य का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की कुंजी है। इसी तथ्य को अर्नेस्ट बारकर नाम के भी एक दार्शनिक ने दोहराया है। यानी कि अर्नेस्ट बारकर और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान की कुंजी है। हम लोग जब पिछली वीडियो में संविधान सभा में बातचीत कर रहे थे तो वहां एक सदस्य की चर्चा हमने की थी, वो थी KM मुंशी, यानी कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। तो उन्होंने भी संविधान की प्रस्तावना के विषय में विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का जो है वह पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है, यानी कि राजनीतिक जन्मपत्री है अथवा जन्म कुंडली है। इस क्रम में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है पालकीवाला। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। जिस तरह से हमारे पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो हमारी पहचान को इंगित करता है, उसी प्रकार प्रस्तावना भी हमारे संविधान को पहचान देती है, ऐसा कहा पालकीवाला ने। एक संविधान सभा में एक बड़े व्यक्ति थे जिनका नाम था SV कामत साहब। तो कामत साहब ने प्रस्तावना के संदर्भ में कहा कि प्रस्तावना वह किरीट है जिसको हमारी संविधान सभा ने एक हाथी की तरह पाल लिया है। तो कहीं ना कहीं यदि आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना की तुलना एक हाथी से किसने किया था, तो वहां आप कामत साहब का नाम उत्तर देंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रस्तावना के संदर्भ में, बाकी अन्य विषयों पर भी बातचीत होगी आगे की कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।